वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल के टॉपिक जिसपे हम न्यू बैच स्टार्ट किया है और हम देख रहे हैं आज आधुनिक काल, जो कि हमारी क्लास 19 है। इससे पहले हमने दोस्तों 1 से 18 तक की क्लासेस देख ली थी। रीति काल तक का हमने पोर्शन कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएँ, वहाँ पर न्यू बैच जून 2021 के नाम से एक प्लेलिस्ट दी हुई है। उसमें जाके आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरी वीडियोस देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग परीक्षा से पहले पहले कंप्लीट कोर्स करने वाले हैं, तो उससे रिलेटेड आपको पूरी वीडियोज़ यहाँ पर मिलेगी, पूरा सिलेबस यहाँ पर कराया जाएगा। तो चलिए आज का टॉपिक हम शुरुआत करते हैं, आधुनिक काल। दोस्तों, बात करते हैं आधुनिक काल की। तो सबसे पहले आधुनिक काल को देख लेते हैं कि 19वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश शासन की स्थापना के साथ भारत में वर्तमान युग का आविर्भाव हुआ। ठीक है। पाश्चात्य संस्कृत साहित्य एवं विचारों के संपर्क और उनके साथ संघर्ष से चेतना की एक नई लहर दौड़ी, जिसे पुनर्जागरण कहते हैं। प्रतीकात्मक रूप से सन 1850 हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की प्रारंभिक तिथि मानी जाती है। यही तिथि आधुनिक साहित्य के महान प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र की जन्मतिथि भी है। अधिकांश विद्वान ने इस काल को आधुनिक काल के नाम से ही पुकारा है। हिंदी साहित्य का जो आधुनिक काल है वो साहित्य दृष्टिकोण से सर्वश्रेष्ठ युग माना जाता है। इस युग में हिंदी की अनेक विधाओं, मतलब जो गद्य विधाएं हैं, पद्य विधाएं हैं, अनेक विधाओं का विकास हुआ है, जिसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो है महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि वो इसके महान प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है। यह काल खड़ी बोली, ब्रजभाषा व गद्य लेखन की दृष्टि से स्वर्ण काल माना जाता है। कौन सा? आधुनिक युग, जिसपे भारतेंदु युग है। ठीक है। भारतेंदु युग को साहित्य की दृष्टि से खड़ी बोली, ब्रजभाषा व गद्य लेखन की दृष्टि से स्वर्ण काल माना जाता है। फिर है, एक बार और देख लेते हैं फिर से आधुनिक काल का जो है। भारतीय इतिहास का आधुनिक काल 19वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है। साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ भारतेंदु युग से होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल की जो समयावधि है 1843 ईस्वी से 1923 ईस्वी तक मानी है। आधुनिक काल को विद्वानों ने विभिन्न नाम दिए हैं, जैसे कि रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? आधुनिक काल को गद्य काल कहा है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आधुनिक काल कहा है। मिश्र बंधु ने वर्तमान काल कहा है तथा गणपति चंद्रगुप्त ने आधुनिक काल कहा है। आधुनिक काल में साहित्य रीतिकालीन दरबारी परिवेश से निकलकर जनजीवन के निकट आया एवं इसी काल में अनेक गद्य विधाओं का विकास हुआ। ठीक है। इस काल में खड़ी बोली में कविताएं लिखी जानी आरंभ हुई। यह राष्ट्रीय चेतना का काल कहलाता है। राष्ट्रीय चेतना का काल भी आधुनिक काल को ही कहा जाता है। ठीक है। फिर बात करते हैं, आगे देख लेते हैं आधुनिक काल का नामकरण। अभी हमने देखा कि आधुनिक काल का समय 1850 ईस्वी से आगे, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 1900 ईस्वी। आचार्य शुक्ल ने, ठीक है, आचार्य शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल कहकर पुकारा है। मिश्र बंधुओं ने इस काल को वर्तमान काल कहा है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा, गणपति चंद्रगुप्त ने आधुनिक काल कहा है। ठीक है। किसने क्या कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल कहा है। रामकुमार वर्मा ने आधुनिक काल कहा है। गणपति चंद्रगुप्त ने आधुनिक काल कहा है और मिश्र बंधुओं ने वर्तमान काल कहा है। और इसके ऊपर और देख लेते हैं थोड़ा सा, हिंदी के जो गद्य का है, हिंदी साहित्य के गद्य का उद्भव और विकास की एक बार बात कर लेते हैं। ठीक है। हिंदी गद्य का उद्भव और विकास ब्रज भाषा तथा खड़ी बोली दोनों भाषाओं में हुआ है।
इसके विकास में कलकत्ता में 1800 ईस्वी में स्थापित हुआ था, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी, उसकी प्रमुख भूमिका रही। लल्लू लाल जी ने प्रेम सागर और सदल मिश्र ने नासिके तोपाख्यान, सदा सुखलाल ने सुख सागर और इंशा अल्लाह खां ने रानी केतकी की कहानी की रचना की। इन सभी रचनाओं ने साहित्य में खड़ी बोली और ब्रज भाषा से संबंधित अनेक रचनाएं की हैं। ठीक है। और अगर पूछता है कि गद्य की प्रारंभिक रचना कौन सी है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वल्लभाचार्य जी के पुत्र विट्ठल नाथ ने श्रृंगार रस मंडन की रचना ब्रज भाषा गद्य में की। उसके बाद 2 वार्ता ग्रंथ लिखे हैं, 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता। ठीक है। दोनों रचनाओं के जो रचनाकार हैं वो गोकुलनाथ जी हैं। 84 वैष्णव की वार्ता 17वीं सदी में लिखी गई। इसमें वल्लभाचार्य के शिष्यों का जीवन वृत्त है, जबकि 252 वैष्णवों की वार्ता औरंगजेब के काल में लिखी गई। इसमें गोसाई विट्ठल नाथ जी के शिष्यों का जीवन वृत्त है। अष्टयाम की रचना नाभादास ने की है, उसमें भगवान राम की दिनचर्या का वर्णन है। यह ब्रज भाषा में लिखा गया गद्य है। गद्य लेखन का सम्यक प्रचार और प्रसार न होने के कारण ब्रज भाषा गद्य का पूरा विकास नहीं हो पाया है। ठीक है। अब यही बात कर लेते हैं, खड़ी बोली गद्य की प्रारंभिक रचनाएं कौन सी हैं। तो खड़ी बोली गद्य को महत्वपूर्ण पुस्तक चंद छंद वर्णन की महिमा है। ठीक है। खड़ी बोली गद्य की महत्वपूर्ण पुस्तक चंद छंद वर्णन की महिमा, यह कवि गंग द्वारा लिखी गई है। ठीक है। इसकी रचना सम्राट अकबर के समय में हुई थी। 1741 ईस्वी में राम प्रसाद निरंजनी ने भाषा योग वाशिष्ठ नामक ग्रंथ की रचना खड़ी बोली में की। निरंजनी जी के गद्य से स्पष्ट है कि मुंशी सदा सुखलाल एवं लल्लू लाल से पहले भी खड़ी बोली गद्य का परिमार्जित रूप था। वहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल निरंजनी जी को प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक मानते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आता है लल्लू लाल जी का नाम। ठीक है। और उसके बाद आता है सदल मिश्र जी का नाम, फिर मुंशी सदा सुखलाल का नाम, राजा लक्ष्मण सिंह का नाम, बाबू शिव प्रसाद सितारे हिंद जी का नाम, इंशा अल्लाह खां। ठीक है। आगे बात करते हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। ब्रज भाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर का जन्म 1866 ईस्वी में वाराणसी में तथा मृत्यु 1932 ईस्वी में हरिद्वार में हुई थी। इन्हें ब्रज भाषा काव्य का अंतिम प्रौढ़ कवि भी माना जाता है। इनके प्रसिद्ध काव्यों में हिंडोला, हरिश्चंद्र, गंगावतरण, उद्धव शतक, कलकाशी, समस्यापूर्ति, जयप्रकाश सर्वस्व, धनाक्षरी नियम, गंगा विष्णु रहली, रत्नाशतक, वीराशतक, प्रकीर्णन पदावली आदि प्रमुख हैं। बिहारी इनके सर्वाधिक प्रिय कवि हैं। किनके? जगन्नाथ दास रत्नाकर के। सतसई पर लिखी हुई इनकी टीका बिहारी रत्नाकर अपने आप में बेजोड़ है। इसके बारे में पूछा है कि बिहारी रत्नाकर निम्नलिखित में से किसकी टीका है, तो जगन्नाथ दास रत्नाकर की है, जो कि सतसई पर लिखी हुई टीका है। उद्धव शतक 1929 ईस्वी ब्रज भाषा में लिखा गया यह काव्य एक ऐसा अनूठा ग्रंथ है जो एक ओर तो अपने प्रबंध ग्रंथ प्रतीक होता है, अपने आप में एक प्रबंध ग्रंथ प्रतीत होता है, वहीं दूसरी ओर मुक्तक ग्रंथ प्रतीक होता है। रत्नाकर पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। वो है कि राम प्रसाद मिश्र ने अपनी पुस्तक खड़ी बोली कविता में विरह वर्णन में लिखा है कि उद्धव शतक में 118 छंद हैं। उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर की एक प्रसिद्ध रचना है। यह भ्रमर गीत परंपरा का काव्य है।
गोपी उद्धव संवाद इसका वर्ण विषय है। उद्धव शतक एक विरह से विरह काव्य है, किंतु विरह की तीव्रतानुभूति के साथ गोपियों का उत्कृष्ट प्रेम भी इसमें पूर्ण रूप से अभिव्यक्त हुआ है। इसे समीक्षक श्रृंगार काव्य भी मानते हैं। किसे? उद्धव शतक को। रत्नाकर ने श्रृंगार और वीर दोनों रसों में रचनाएं की हैं। इन्होंने अंग्रेजी कवि पोप के ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म का रोला छंद में समालोचना दर्श नाम से अनुवाद किया है। ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म का रोला छंद में समालोचना दर्श नाम से अनुवाद किया है। ये प्रश्न पूछा गया है कि अंग्रेजी कवि पोप के ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किसने किया है रोला छंद में? तो याद रखिएगा, रोला छंद में समालोचना दर्श नाम से अनुवाद किया है किसने? रत्नाकर ने। रत्नाकर ने साहित्य सुधा निधि मासिक पत्रिका का संपादन भी किया है। तो ये भी टॉपिक है, इसे भी नोट कर लीजिएगा। मासिक पत्रिका है साहित्य सुधा निधि, जिसका संपादन रत्नाकर जी ने किया था। फारसी और संस्कृत के ज्ञाता, प्राचीन साहित्य के विद्वान तथा उच्च कोटि के कवि रत्नाकर को गंगावतरण पर हिंदुस्तानी अकेडमी प्रयाग ने पुरस्कार प्रदान किया था। किसके लिए? गंगावतरण रचना के लिए। सन 1930 में रत्नाकर जी कलकत्ता के हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति भी हुए थे। तो ये प्रश्न भी आता है कि रत्नाकर जी कब साहित्य सम्मेलन के सभापति हुए? तो 1930 ईस्वी में रत्नाकर जी कलकत्ता के हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति हुए थे। अब बात करते हैं भारतेंदु युग की। भारतेंदु युग कब से स्टार्ट होता है? क्योंकि अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? आधुनिक काल किस तरह से रीति काल से आया और अपने आप को रीति काल से स्वतंत्र करके एक जनमानस की जो समस्याएं होती थी उनमें यहाँ आया। और इस युग का जो प्रमुख कवि कह सकते हैं या फिर प्रवर्तक कहें, अगर प्रवर्तक सही शब्द है, तो वो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनका बहुत बड़ा योगदान है आधुनिक युग के लिए। तो बात करते हैं भारतेंदु युग का उदय हिंदी कविता के लिए नवीन जागरण के संदेशवाहक युग के रूप में हुआ है। इसे पुनर्जागरण काल भी कहते हैं। ये प्रश्न पूछा भी गया है कि पुनर्जागरण काल किसे कहते हैं। भारतेंदु जी का रचना काल जो है वो 1850 ईस्वी से 1885 रहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सन 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का संपादन भार संभाला था, जबकि सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन 1900 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। अतः 1850 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक के समय को भारतेंदु युग कहा जाता है। फिर से एक बार देखते हैं। भारतेंदु युग का उदय हिंदी कविता के लिए नवीन जागरण के संदेशवाहक युग के रूप में हुआ था। इसे पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु हरिश्चंद्र के रचना काल को दृष्टि में रखकर संवत 1925 से लेकर के 1950 की अवधि को नई धारा या प्रथम उत्थान की संज्ञा दी थी। उल्लेखनीय है कि भारतेंदु द्वारा संपादित मासिक पत्रिका कवि वचन सुधा का प्रकाशन 1868 ईस्वी में आरंभ हुआ था। अतः भारतेंदु युग का उदय 1868 ईस्वी मतलब 1925 विक्रम संवत से मानना उचित है। भारतेंदु जी का रचना काल 1868 से लेकर के 1885 ईस्वी तक रहा है। ठीक है, कहीं दिया हुआ है 1868 से, कहीं दिया हुआ है 1850 से। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ये 1868 है ना, 1868 से 1885 वो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है। ठीक है, और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन 1903 ईस्वी में किया था। 3 ईस्वी में संभाला था, 1903 ईस्वी में संभाला था। सरस्वती पत्रिका का जो प्रकाशन है वो 1900 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था।
अतः 1868 से लेकर के 1900 ईस्वी तक की अवधि को भारतेंदु युग कहना उचित है। ठीक है, आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850 से लेकर के 1885 के रचना काल को दृष्टि में रखकर संवत 1925 से 1950 की अवधि को नई धारा अथवा प्रथम उत्थान की संज्ञा दी है। 1925 से लेकर के 1950 संवत में भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है और भारतेंदु हरिश्चंद्र को नव जागरण का अग्रदूत। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने शीतला प्रसाद त्रिपाठी के नाटक जानकी मंगल 1868 में स्वयं अभिनय किया था। ठीक है, अब बात करते हैं कि यह युग वस्तुतः हर क्षेत्र में पुनर्जागरण का युग रहा है। कौन सा? भारतेंदु युग। सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक, साहित्यिक, शिक्षा आदि क्षेत्रों में हर क्षेत्र में इसमें कुछ नयापन दिखाई दे रहा था। पुनर्जागरण से नवीन प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिला। भारतेंदु जी का युग आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार कहलाता है। इसे संक्रांति का युग भी कह सकते हैं। यह युग प्राचीन परंपराओं और मर्यादाओं की रक्षा करते हुए भी नवीन राजनीतिक और सांस्कृतिक चेतना को लेकर आगे बढ़ा था। इस युग में मध्य वर्गीय सामाजिक परिस्थितियों का चित्रण हुआ है। साहित्य की विभिन्न विधाओं जैसे कि निबंध, नाटक, आलोचना का सूत्रपात भी इस युग में प्रारंभ हुआ था। अतः साहित्यिक दृष्टि से यह युग विशेष उल्लेखनीय है। अब बात कर लेते हैं कि विद्वानों के द्वारा भारतेंदु युग का जो समय बताया गया है वो क्या है। मिश्र बंधुओं ने बताया है 1926 से 1945 विक्रम संवत तक। 1926 से 1945 मिश्र बंधुओं ने बताया है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने बताया है 1927 से 1957 विक्रम संवत तक। डॉक्टर केसरी नारायण शुक्ल ने 1925 से 1957 विक्रम संवत तक बताया है। वहीं डॉक्टर राम विलास शर्मा ने 1925 से 1957 विक्रम संवत तक बताया है। अब एक बार सिर्फ नोट कर लेते हैं भारतेंदु युगीन काव्य प्रवृत्तियां। पहला है राष्ट्रीयता की भावना, दूसरा है समाज की दुर्दशा का चित्रण तथा सामाजिक चेतना, तीसरा है प्रकृति चित्रण, चौथा है श्रृंगारिकता, फिर से देख लेते हैं। राष्ट्रीयता की भावना पहला है, समाज की दुर्दशा का चित्रण दूसरा है, सामाजिक चेतना, समाज की दुर्दशा का चित्रण तथा सामाजिक चेतना, प्रकृति चित्रण तीसरा, चौथा है श्रृंगारिकता, पांचवा है हास्य एवं व्यंग्य, छठवां है भाषा व शैली। ठीक है, तो ये है यहाँ पे भारतेंदु युग की काव्य की प्रवृत्तियाँ। ठीक है, अब आगे देखेंगे। आज की वीडियो थोड़ा बड़ी हो गई है, तो फिर कल इसके आगे का टॉपिक लेके आते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए, समझने के लिए और अपने नोट्स बनाने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले टॉपिक में, अगले वीडियो के साथ।